2024 की जो वैकेंसी है वो अभी रेलवे में कंप्लीट नहीं हुई, पर रेलवे ने 2025 में आने वाली वैकेंसी का शेड्यूल के बारे में थोड़ा बहुत बता दिया। एक इंटरनल नोटिस निकाल दिया है, अभी इसको पब्लिश नहीं किया है, जनवरी तक ये ऑफिशियल कर देंगे, ठीक है। और इन्होंने बता दिया है कि 2025 में भी अगले साल फिर से आपकी भर्ती आएंगी, और किस महीने कौन कौन सी आएंगी ये सब आपको बताऊंगा। एक और जानकारी भी दूंगा। पहली बात तो अगले साल का एग्जाम कैलेंडर बताऊंगा, दूसरी बात मैं ये सब बताऊंगा कि किस एग्जाम में कितना टाइम, क्या एग्जाम पैटर्न होता है। और दूसरी चीज जो सबसे जरूरी है, अभी जो जेई का एग्जाम है, रेलवे ने उसके लिए एक लिंक जारी किया, अभी दिखाता हूं आपको। तो दोस्त, मैंने गूगल पर आरआरबी रांची डाल दिया, और रांची की जब मैं ऑफिशियल वेबसाइट को खोलूंगा तो यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखेगी। उस एक चीज़ पर क्लिक कर लेना है, वो चीज़ दिखेगी आपको, ये इंग्लिश में लिखी हुई, और वो लिखा है द स्टैटिक लिंक फॉर मॉक टेस्ट। आरआरबी जेई जिनका भी एग्जाम होने वाला है उनके लिए मॉक टेस्ट रेलवे ने दिया है कि इस पर क्लिक कर कर आप अपना एक मॉक टेस्ट देकर देख लें। क्यों? क्योंकि अभी जो पेपर हुआ था, अभी क्या क्या कमी रही एएलपी के पेपर में, क्या क्या बच्चों ने गलतियां करी, वो मैं आपको समझाऊंगा। फिर आपके सामने किस तरह की स्क्रीन आ जाएगी, फिर आप इस पर डायरेक्ट साइन इन पे क्लिक कर देना, किसी चीज पर कुछ नहीं करना है, सिर्फ डायरेक्ट साइन इन पे क्लिक कर देना, कुछ भरना नहीं है। थोड़ी देर आपको लगेगा अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, तभी वो खुल जाएगा। आप अगर अपनी लैंग्वेज को चेंज करना चाहें तो यहां से देख सकते हैं, आप अपनी रीजनल लैंग्वेज में भी देख सकते हैं, अदरवाइज उसको इंग्लिश रहने दें। यहां पर आपको सारे इंस्ट्रक्शन बताए जाएंगे, क्या क्या एलपी में गलती वो मैं समझाता हूं। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग, 90 मिनट का समय, 100 सवाल मिलेंगे। ये बताया है कि जब भी आपको कोई क्वेश्चन का आंसर पक्का रखना है तो उस पर क्लिक करना है सेव एंड नेक्स्ट बटन, ठीक है। अगर आप सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक नहीं करेंगे तो वो आंसर आपका सेव नहीं होगा, ठीक। आपने कौन से पेपर में, लैंग्वेज किस लैंग्वेज में पेपर आएगा, जो फॉर्म भरते हुए जो लैंग्वेज सेलेक्ट करी होगी, उस समय अगर आपने इंग्लिश सेलेक्ट करी होगी तो इंग्लिश में ही आएगा, हिंदी सेलेक्ट करी होगी तो हिंदी में आएगा, जो लैंग्वेज सेलेक्ट करी होगी अपनी रीजनल लैंग्वेज उसमें आएगा। इसके एडिशन में इंग्लिश में भी आएगा। तो अगर आपने पहले से इंग्लिश सेलेक्ट करी होगी तो बस आपको पेपर इंग्लिश में ही दिखेगा, ठीक है, ये बात समझ लेना। चलिए आगे बताता हूं। जो जरूरी चीज है वो ये है, यहां पर जो सिंबल बने हुए हैं ये बताते हैं। और पेपर देने के बाद बहुत से बच्चे कह रहे थे कि भैया हमने ये वाला नहीं लगाया, ये वाला नहीं लगाया, ठीक है। तो दोस्त, मार्क फॉर रिव्यू, देखिए यहां पर कई सारे ऑप्शन आते हैं। एक होता है मार्क फॉर रिव्यू। मार्क फॉर रिव्यू में क्या होता है, बैंगनी रंग का बन के आ जाता है, ठीक है। सपोज आप कोई सवाल कर रहे हो और वो ज्यादा टाइम ले रहा है, पर वो आप उसको कर सकते हो, तो आप उसको मार्क फॉर रिव्यू कर दोगे। वहां पर ऑप्शन आ रहा होगा, अभी मैं पेपर खोल के दिखाऊंगा। मार्क फॉर रिव्यू में क्या होगा, जब आप पेपर कंप्लीट कर चुके हो, अगर आपके पास 5-10 मिनट बचे हैं, तो अब आप सोचोगे यार मैं वो क्वेश्चन ढूंढ लूं जो मेरा तब टाइम ले रहा था, तो अब मैं कर लेता हूं उसको एक्स्ट्रा टाइम में, तब आपको ढूंढने में समय लगेगा। पर मार्क फॉर रिव्यू कर रखा होगा तो वो ऊपर ही बैंगनी रंग का इस तरह से बन के आ रहा होगा, तो आप तुरंत उस क्वेश्चन पर क्लिक करेंगे, नंबर पर, वो क्वेश्चन खुल जाएगा। उस क्वेश्चन का आंसर सेव नहीं होगा, ठीक है। हाँ, अगर आपने आपने क्लिक करके उसको मार्क फॉर रिव्यू करा होगा तो बैंगनी रंग के साथ एक ग्रीन कलर का भी आएगा। पर कोई भी आंसर सेव कब होगा, सेव आंसर तभी होगा जब आपने सेव एंड नेक्स्ट पर दबाएंगे। सिर्फ वही आंसर आपके सेव माने जाएंगे, उसी के नंबर मिलेंगे जिस पर आपने सेव एंड नेक्स्ट करा होगा, ठीक है दोस्त। अभी मैं आपको समझा देता हूं क्वेश्चन पेपर। यहां पर हम एक डिफॉल्ट लैंग्वेज चूज कर लेते हैं, ये टिक मार देते हैं और अब रेडी कर देते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन पेपर आपके सामने आएगा। मैं दोस्त जरा स्क्रीन को सीधा करने वाला हूं, क्योंकि यहां पर लेटा के ना मोबाइल सही थोड़ा दिखता नहीं है, तो मैं इसको जरा इस तरह से देख लेता हूं। जैसे अब पहला सवाल आया और मैंने यहां पर आपको कुछ चीजें दिखानी है। चीजें क्या क्या दिखानी है ये देखिए, यहां पर नीचे लिखा है क्लियर रिस्पॉन्स। सपोज आपने विनेगर लगा दिया, इसका क्या आंसर लगा दिया, विनेगर। पर आप चाह रहे हो यार मुझे तो पता ही नहीं है इसका। भाई आपने कहा कि यार मुझे पता है इसका कर्ड है, तो आप कर्ड लगा के यहां पर देखिए सेव एंड नेक्स्ट लिखा हुआ है, यहां पर आप क्लिक कर देंगे तो आपका आंसर सेव होगा। मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट करेंगे तो वो ऊपर बैंगनी रंग का बन के आ जाएगा, पर वो सेव नहीं होगा। पर आप कह रहे हो नहीं ये गलती से टिक हो गया, मैं कोई सा भी टिक नहीं लगाना चाहता, मैं इस आंसर को खाली छोड़ना चाहता हूं। ऐसे कंडीशन में आपको क्लियर रिस्पॉन्स दबाना है। जैसे ही क्लियर रिस्पॉन्स दबाऊंगा आंसर हट जाएगा। पर अगर आपने कर्ड लगाया और आप कंफ्यूज हैं, आप ये सोच रहे हैं मैं बाद में आकर इस पेपर को सॉल्व करूंगा, है ना, इस सवाल को सॉल्व करूंगा, तो यहां पर मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट कर देना। अब एक नंबर आंसर के पास आप देख सकते हो वो बैंगनी कलर का बन गया, ठीक है दोस्त। हैं, अगर आप अगले क्वेश्चन को करते हो, जैसे आपने कहा कि कितने स्टेट के साथ, आपने 4 टिक लगा दिया इसका, ठीक है, और सेव एंड नेक्स्ट करके बढ़ोगे तो आपका वो क्वेश्चन देखिए ग्रीन कलर का आ रहा है, ग्रीन। इसका मतलब आपने इसको टिक मार दिया है।
रेड का मतलब है आप इस क्वेश्चन पे हो, और व्हाइट का मतलब है आपने अभी तक ये क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। और रेड का मतलब है कि आप ये क्वेश्चन पढ़ के आगे बढ़ गए हो। इसके अलावा बैंगनी जरूर ध्यान रखना, बैंगनी वही सवाल होंगे जो आप बाद में आकर आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है दोस्त। इस तरह से आप अपने पेपर को सॉल्व करेंगे, और जब आपने सब कुछ सॉल्व कर लेंगे उसके बाद अपना पेपर जो है वो सबमिट कर देना, ठीक है। तो यहां पर ये मैं बताना चाह रहा हूं कि रेलवे ने अपना एक ऑफिशियल ये बताया है कि आप जरा अपना मॉक टेस्ट दे लीजिए। अब आते हैं अपने मुद्दे पर, ठीक है। जो भी आरआरबी जेई वाले बच्चे हैं वो सब इसको ध्यान में रखें बिल्कुल। ये रेलवे ने बताया है कि भास्कर खास करके जो रेलवे का न्यूज़पेपर है, इन्होंने सब कुछ बताया, और जो भी इन्होंने बताया मैं उसको आपको साफ साफ समझा देता हूं। यहां पर पहले इन्होंने बताया क्या, वो देख लेते हैं। भारतीय रेलवे ने पहली बार रोजगार कैलेंडर प्रकाशित किया है। इसमें 2025 की भर्तियां सभी शेड्यूल जारी कर दिए हैं। रिक्तियां जो हैं वो अधिसूचना तक समय के मुताबिक जारी की जाएंगी। जनवरी 25 से सितंबर 25 तक भर्तियां होंगी, ठीक है। और इन्होंने ये सारी श्रेणियों के लिए बता दिया है। अब जरा मैं आपको समझाता हूं दोस्त, ठीक है। ये है आपका शॉर्ट में जो भी था उसमें वो मैंने यहां पर लिख दिया। अब जरा आप देख लीजिए, जनवरी से मार्च के बीच में आएंगी एएलपी की भर्तियां। किसकी भर्तियां? एएलपी की भर्तियां। 30/6/2026 तक की हिसाब देख के कि उस समय तक कितनी वैकेंसी क्रिएट हो जाएंगी। सपोज 30/6/2026 तक 400 लोग रिटायर होने हैं तो 400 वैकेंसी निकाल दी जाएंगी, इस तरह से। अब इसमें क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए? जो भी बच्चे आईटीआई, डिप्लोमा या फिर बीटेक करे हुए हैं वो सब इसका फॉर्म भर सकते हैं। अब बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं, कहते हैं भैया हमने 11th में क्या लें, 12th में क्या लें। अरे भाई वो आपकी 11th 12th मांग ही नहीं रहा है। रेलवे को आपके 11 12 से मतलब ही नहीं है, उसको सिर्फ मतलब है आपकी 10th की मार्कशीट से। 11th में आपने बायो ली हो, आपने कॉमर्स ली हो, उसे मतलब ही नहीं है। हाँ, 10th की मार्कशीट के अलावा उसको या तो आपकी आईटीआई चाहिए, या डिप्लोमा चाहिए, या फिर बीटेक चाहिए। इन तीनों में से कोई सी एक चीज चाहिए, ठीक। इसके बाद दूसरा आएगा टेक्नीशियन का, अप्रैल से जून के बीच में। ये भी 30/6/2026 तक जितनी वैकेंसी खाली हो जाएंगी उस हिसाब से आपकी भर्ती निकालेंगे। तो यहां पर क्या चाहिएगा टेक्नीशियन के लिए? टेक्नीशियन में कुछ वैकेंसी आती हैं दोस्त, कुछ वैकेंसी आती हैं किसकी? 12th पीसीएम की, ठीक है। जो पीसीएम से 12th करी हो जिसने। वरना जो मेन वैकेंसी होती हैं वो आईटीआई की होती हैं, या फिर कुछ डिप्लोमा और बीटेक वाले भी भर सकते हैं, ठीक। ठीक है, ये होगा टेक्नीशियन के। तो अब जो भी बच्चे 12th में इस बार सपोज 12th में अगले साल तक पास हो जाएंगे तो वो लोग भी इसके लिए एलिजिबल हो जाएं। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ अगले साल आप किस किस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो। इसके बाद सबसे तगड़ी वैकेंसी जो रेलवे की होती हैं वो हैं आरआरबी एनटीपीसी, ठीक है। आरआरबी एनटीपीसी। तो आरआरबी एनटीपीसी में क्या है दोस्त? पतला कर लेता हूं पेन। आरआरबी एनटीपीसी में क्या है दोस्त? 30/9/2026 तक की देखी जाएंगी वैकेंसी कितनी खाली हो रही हैं। इसमें कुछ पोस्ट आपकी 12th पास वाली होंगी और कुछ ग्रेजुएशन पास वाली। सबसे ज़्यादा जो भरी जाती हैं इसमें वो क्लर्क वाली जॉब्स होती हैं, वो एनटीपीसी के अंडर में आती हैं। टीटी वगैरह की एनटीपीसी के अंडर में आती हैं। स्टेशन मास्टर की या फिर ट्रेन मैनेजर की, ठीक। ये सारी वैकेंसी एनटीपीसी के अंडर में आती हैं। अच्छी जॉब है, अच्छी सैलरी वाली जॉब है। साथ ही साथ तभी आ जाएगा आपका किसका? जेई का भी। इसमें भी 30/9/2026 तक देखी जाएंगी कितनी वैकेंसी हो रही है। और जेई में जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए वो होती है डिप्लोमा, और या फिर होती है वो बीटेक, ठीक। और इसके बाद आएंगी पैरामेडिकल कैटेगरीज जिसकी कि अलग अलग स्ट्रीम्स होंगी, और उसके बाद मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड कैटेगरी वाली होंगी, ठीक। तो ये सब है आपका अगले साल का कैलेंडर जैसे कि इस साल चला है। तैयारी के लिए देखिए, आप में से बहुत से बच्चे होंगे जिन्होंने अभी तक ना तैयारी शुरू होगी ना उनको पता होगा तैयारी करनी कैसे। तो आप ले सकते हैं दोस्त पिनैकल पब्लिकेशन की बुक्स। पिनैकल पब्लिकेशन आपको पता होगा, पिनैकल की कोचिंग भी चलती हैं दिल्ली में, ठीक है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, पहली इंपॉर्टेंट चीज़। दूसरी चीज़, जब आप इनसे पढ़ोगे तो फ़ायदा क्या मिलेगा? फ़ायदा ये मिलेगा, जैसे सपोज आप मैथ पढ़ रहे हो तो जिन क्वेश्चंस पहले टॉप, मैं आपको एक वो दिखाता हूँ इसका। सबसे पहले आप कहेंगे ना बुक के अंदर क्या है, ये है जीए की बुक का इंडेक्स। आप जरा इंडेक्स देखिए, स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एंड करंट अफेयर। भाई साहब 12 सब्जेक्ट एक बुक में कवर हो रहे हैं। इसके बाद सपोज आपने साइंस की बुक ली, साइंस की, क्योंकि साइंस भी बहुत जरूरी है। अभी मैं आपको समझाऊंगा अलग अलग जो भी सब्जेक्ट हैं किस सब्जेक्ट में
जैसे किस एग्ज़ाम में कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का आ रहा है, ये भी समझाऊंगा मैं अभी आपको। तो साइंस में क्या है, जैसे फिजिक्स है, इसमें सबसे पहले लाइट एंड ऑप्टिक्स चैप्टर आए तो पहले उसके एमसीक्यू आएंगे, क्योंकि फिजिक्स में एमसीक्यू कह रहा हूँ, न्यूमेरिकल आएंगे। न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के, तो हर चैप्टर के जो भी रेलवे में न्यूमेरिकल आए हुए हैं वो सब इन्होंने दे रखे हैं। इसके बाद अगर मैं आपको जीए का दिखाऊं, ठीक है, जीए के स्टैटिक जीके में क्या क्या है, तो दोस्त बहुत सारी चीज़ें हैं, डांस आर्ट, बहुत सारी, जितनी भी रेलवे के हिसाब से चीज़ें जरूरी हैं वो सारी चीज़ें हैं। अब आप कहोगे जैसे मैथ की बुक ले ली, तो मैथ की बुक का जरा मैं एक इंडेक्स का सिर्फ फोटो दिखाता हूं आपको। सबसे पहले कोई भी चैप्टर शुरू होगा जैसे कि सिंप्लीफिकेशन, फिर आएगा उसका कॉन्सेप्ट, फिर उसके ऊपर आपकी कुछ प्रैक्टिस के लिए सवाल, और फिर टीसीएस में पूछेगा या आज तक रेलवे में सवाल, ग्रुप डी, एनटीपीसी, सीबीटी 1, सीबीटी 2, आरआरबी, जेई, एएलपी, सीबीटी 1, सीबीटी 2, आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई। बचा कोई एग्जाम? नहीं बचा। इनको क्या है, सभी एग्जाम के क्वेश्चंस अलग अलग दिए हुए हैं। इतने सारे सवाल हैं दोस्त, करते करते थक जाओगे। कैसे? जरा ये देखो, ग्रुप डी के 231 सवाल हैं, एनटीपीसी के 55, एनटीपीसी के सीबीटी 1 के 323, जेई के 40, एएलपी के 18, कांस्टेबल के 14, एसआई के 14 और एएलपी के टायर 1 के 61 सवाल हैं। इसके बाद इनकी आंसर की आएगी, उसके बाद सॉल्यूशन आएगा, और जिन क्वेश्चंस में ट्रिक्स की जरूरत होगी उन क्वेश्चंस में ट्रिक्स से समझाया जाएगा। अब अगर आप खुद सोचो, ये मैथ की बुक लेते हो, अगले साल एएलपी का फॉर्म भरो, चाहे जेई का भरो, चाहे एनटीपीसी का भरो, चाहे ग्रुप डी का भरो, क्या आपको मैथ की दूसरी बुक लेने की जरूरत है? नहीं है दोस्त। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बुक सही है, ठीक है। हर चैप्टर में ऐसा ही है, पहले समझाया जाएगा और फिर हर एग्जाम में आए हुए सवालों को बताया जाएगा। साइंस की, मैथ, रीजनिंग की, जीए की बहुत अच्छी बुक्स हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन के लिंक से नहीं लेना चाहते आप, जहां से लेना चाहते हैं दोस्त वहां से ले लीजिए। पिनेकल पब्लिकेशन की बुक्स हैं। लास्ट में हम सीख लेते हैं जरा आरआरबी एग्जाम पैटर्न, ठीक है। और अब देख लेते हैं एग्जाम पैटर्न में क्या क्या है। सबसे पहले एएलपी का जो पेपर आता है उसमें 60 मिनट में 75 सवाल करने होते हैं, ठीक। 20 नंबर की मैथ आती है, 25 की रीजनिंग, 20 की साइंस और 10 की जीके। ये मैं पता आपको क्यों समझा रहा हूं, जिससे आपको अभी से पता चल जाए कि आपको, सपोज आपने आईटीआई करा है, डिप्लोमा किया है, तो सीधी सी बात है आप एएलपी, टेक्नीशियन और जेई का फॉर्म भरेंगे, ठीक है। अब इनमें क्या है, मैथ बहुत जरूरी चीज है, ठीक है, मैथ जरूरी है। इसके अलावा रीजनिंग भी जरूरी है, इसके अलावा साइंस बहुत ही जरूरी है, और टेक्नीशियन में अगर आप दे रहे हैं तो वहां पर आपको कंप्यूटर भी जरूरी है, ठीक है। ये मैं समझाना चाह रहा हूं। कौन सी जरूरी नहीं है, आप एक बार को जीए को छोड़ सकते हैं, सिर्फ 10-10 नंबर की आ रही है, पर बाकी 3 तो जरूरी हैं। इसका मतलब अगर आपने आईटीआई या डिप्लोमा करा है तो आप इन सब्जेक्ट पर, मैथ, रीजनिंग, साइंस पर फोकस करेंगे। वहीं अगर आप ग्रेजुएट हैं, बीटेक भी ग्रेजुएट कैटेगरी में ही आता है। अगर आप ग्रेजुएट हैं दोस्त, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो क्या है, तो आप एनटीपीसी का पेपर देंगे, जहां पर 90 मिनट में आपको कितने सवाल करने पड़ेंगे? 100 सवाल। 30 की मैथ आएगी, 30 की रीजनिंग और 40 की जीए। तो सीधी सी बात है, अगर आप एनटीपीसी का पेपर देने वाले हैं तो अभी से आप अपनी जीए पर फोकस करेंगे। ऐसा भी कह सकते हो कि अगर आपकी जीए अच्छी है और मैथ रीजनिंग थोड़ी सी कमजोर है और एनटीपीसी का पेपर देना चाहते हो तो आपको मैथ रीजनिंग पर फोकस करना है। यहां पर यह चीज बताना चाह रहा हूं। इसके अलावा आप देखिए, एएलपी में 60 मिनट में 75 सवाल हैं, बाकी में 90 मिनट में 100 सवाल हैं। इसका मतलब है जो सबसे ज़्यादा गति चाहिए आपको पेपर सॉल्व करने के लिए वो एएलपी में चाहिए। तो अगर आप एएलपी का पेपर देना चाहते हैं तो यू शुड फोकस ऑन योर स्पीड, स्पीड पर ज़्यादा फोकस रखना है। वहीं अगर एनटीपीसी, जेई इस तरह के पेपर देने हैं तो आपको अपनी एक्यूरेसी पर ज़्यादा वर्क करना है, क्योंकि इनकी जो कट ऑफ होती है वो थोड़ी सी हाई जाती है, ठीक है। ये समझाना चाह रहा हूँ। ये आपका सामने सब एग्जाम पैटर्न आ गया है, जो भी आप पेपर देंगे कि किस पेपर में कितनी देर में कितने सवाल करने हैं और कौन से सब्जेक्ट से कितना आता है। टेक्नीशियन में 20 नंबर का कंप्यूटर भी आता है दोस्त, ठीक। तो उम्मीद है आपको बुक्स का आइडिया हो गया। मैंने आपको इंडेक्स भी दिखाया जिससे आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा बुक्स में है क्या क्या। अगले साल का कैलेंडर पता चल गया। जो बच्चे इस बार के जेई की तैयारी कर रहे हैं, जेई का पेपर दे रहे हैं, उनको पता चल गया कि हाँ, आरआरबी रांची की वेबसाइट पर जाकर जेई का जो है मॉक टेस्ट आपको अटेम्प्ट करना है। तो जल्दी से जाइए, तैयारी में लगिए, और अभी जो इस साल एलिजिबल नहीं है, अगले साल एलिजिबल हो रहे हैं, वो अभी से तैयारी में लग जाइए।